नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां हो रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन कोर्ट में एक पेच फंस गया है इसको लेकर। और इसको लेकर ओबीसी आरक्षण को लेकर दरअसल एक याचिका जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब इस पूरे मामले पर याचिका की सुनवाई की। और फिलहाल अगर बात की जाए इस पूरे मामले में तो कहा जा रहा था कि अधिसूचना जो है वो चुनाव को लेकर जारी हो सकती है, लेकिन पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है लखनऊ बेंच ने। और कहा यह जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर दरअसल ओबीसी आरक्षण देने के मामले में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं किया गया है, इस पूरे मामले में सरकार से जवाब मांगा गया है। और सरकार को आज जवाब देना था, लेकिन सरकार ने कुछ और वक्त मांगा है, यानी कि कल जो है वो सरकार इस पूरे मामले पर अपना जवाब दाखिल करेगी। तो कहीं ना कहीं कहा यह जा सकता है कि इस पूरे मामले पर तमाम जो निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही थी, फिलहाल ये जो मामला है ये कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो अटक गया है। सरकार को बुधवार तक जवाब दाखिल करने का आदेश जो है फिलहाल दिया गया है। और इसी के साथ राज्य निर्वाचन आयोग को भी कोर्ट में बुधवार को ही सुनवाई पूरी होने तक इलेक्शन डेट जारी करने पर रोक लगाए रखने का आदेश दिया गया है। सोमवार को हाईकोर्ट में मंगलवार तक इलेक्शन डेट घोषित किए जाने पर रोक लगाई थी, लेकिन आज ये रोक जो है वो कहा जाए कि लगातार जो है वो जारी रहेगी। और इसी पर ओबीसी आरक्षण की दूसरी लिस्ट क्या बनेगी या फिर कैसे हल होगा, ये जो ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है ये कैसे हल होगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आलोक वर्मा जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। और इसके अलावा प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक वर्मा जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी। ये देखिए, ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया का जो है वो ऐसा लगता है, कोर्ट की टिप्पणी है, ऐसा लगता है कि कोर्ट ओबीसी को आरक्षण देने की जो प्रक्रिया है उसका पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, ऐसा प्रथम दृष्टया जो है वो प्रतीत होता है। इतनी जल्दबाजी में आरक्षण लिस्ट जारी की गई है, अब ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में फंस गया है। आलोक जी, देखिए, कोर्ट को ये प्रतीत होता है, कोर्ट ने अपनी बात रखी है जी, कुछ सवाल पूछा है तो मुझे लगता है कि उन सवालों का जवाब दिया जाएगा। और कोर्ट जो कुछ कहेगा निश्चित रूप से चीज़ें आगे उसी तरीके से बढ़ेंगी। राज्य चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष चुनाव कराना है और हम भी ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर, कि निकाय चुनाव हो, पूरी तरीके से सभी को संतुष्ट करने वाला चुनाव हो और सभी दल निष्पक्ष तौर पर ये महसूस कर सकें कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है वो पूरी तरह निष्पक्ष हुआ है। और हम अपने तरीके से एक दल के तौर पर पूरी तरीके से तैयार हैं। निकाय चुनाव में हमें साबित करना है कि जो 2022 का नतीजा निकला है, विधानसभा में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को पसंद किया है, बिल्कुल वैसा ही नतीजा शहरी निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, तो उस तरीके से तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है। प्रदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा कि जिस तरह से देखिए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है इस पूरे मामले को, ओबीसी आरक्षण देने को लेकर जिस तरह से याचिका जो है वो दाखिल की गई थी, इस पूरे मामले में फिलहाल रोक लगा दी गई है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? से अभी अधिसूचना तो जारी ही नहीं हुई। पहले परिसीमन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके का सिस्टम रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने परिसीमन अपने हिसाब से किया कि उसको अधिक से अधिक सीटें प्राप्त हो सकें। जहाँ पे सपा या कांग्रेस पार्टी के पार्षद रहें, कैसे ऐसा गणित बिठाया जाए कि वहाँ से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के पार्षद ना चुन के आ पाएँ। तो इस तरीके से काट छाँट करने का काम किया जा रहा था। फिर क्या देर इंतज़ार किया जा रहा था कि 3 राज्यों में, एक दिल्ली में तो नगर निगम का चुनाव था, बाकी हिमाचल और गुजरात में चुनाव था, तो वो अगर चुनाव का रिजल्ट इनके फेवर में आ जाए तो उसको देखते हुए इसको विलंब किया जा रहा था। जबकि अब तक अगर आप देखेंगे अभी अधिसूचना नहीं जारी हुई है और 1 महीने से कम समय में ये सारी चीज़ें रिजल्ट तक की इनको दे देना है, तो कितना समय मिलेगा प्रत्याशियों को प्रचार करने का। तो निश्चित ही जल्दबाजी की गई है और जल्दबाजी करने के साथ साथ तो उसमें ये ध्यान दिया गया है कि किस तरीके से अपने
ऐसे प्रत्याशियों को उतारा जाए जिनसे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अधिक से अधिक चुन करके सदन में पहुंचे। ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी, और अगर मंशा में आपकी खोट है तो निश्चित है वो चैलेंज होगा। भारतीय जनता पार्टी, ये नगर निगम का चुनाव है, इससे पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक वैकेंसी भी आई थी 69,000 की, उसमें भी ओबीसी आरक्षण का इन्होंने हक मारा था, उसको लेकर के अभी भी वो केस चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी पिछड़ों के हितों में काम करने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री जी बातें करेंगे मंच से कि हम ओबीसी या पिछड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मगर जब उनका हक देने की बारी आती है तो उनको कोर्ट के माध्यम से ही हक प्राप्त होता है। भारतीय जनता पार्टी का रवैया उस मामले में बड़ा लचर नजर आ रहा है। अब कोर्ट से ही उन लोगों को उम्मीदें हैं, और निश्चित ही कांग्रेस पार्टी का मानना है कि न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से उनको अपना हक जरूर मिलेगा। बिल्कुल, हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि देखिए दिलीप जी, ये जो पूरा मामला है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो पूरी तरह से कानूनी एक प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया, और इसी वजह से हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी करने पर भी निकाय चुनाव को लेकर फिलहाल रोक लगा दी है। ये तकनीकी पक्ष क्या है, मैं जानना चाहूंगा कि आप जो है इसको दर्शकों को समझाने का प्रयास करें। देखिए, हाईकोर्ट ने अगर रोक लगाई है ओबीसी रिजर्वेशंस को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कमी पाई होगी, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कमी पाई गई है, क्योंकि उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है जी। सरकार का जवाब आने के बाद देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ओबीसी रिजर्वेशंस को लेकर के, उसमें स्टेट्स गवर्नमेंट को डिस्क्रेशनरी पावर दी गई है। डिस्क्रेशनरी पावर में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जरूर तय करी हैं कि जो बैकवर्डनेस है वो पॉलिटिकली बैकवर्डनेस होनी चाहिए, मतलब कि ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन अगर पॉलिटिकली कम है तो उस चीज़ को बेस बना करके आप पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन दे सकते हैं। और उसके नियम क्या होंगे, ये नियम ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, ना इसको लेकर के कोई कानून है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डायरेक्शन है। जो SC ST के रिजर्वेशंस होते हैं उसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, लेकिन ओबीसी को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है। अब इस केस में जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर सरकार ये बताएगी हाईकोर्ट को कि उसने किस बेसिस पर ओबीसी के रिजर्वेशंस दिए हैं, क्योंकि एक जो मेन पैरामीटर है कि ओबीसी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये एक मेन आधार हो सकता है उसको रिजर्वेशन देने का। तो जिन सीट्स पर यूपी गवर्नमेंट ने नगर निगम के चुनाव में ओबीसी के लिए सीट्स रिजर्व करी हैं, तो वहां पर इनको ये सिद्ध करना पड़ेगा उस डेटा के बिहार पर, जो सेंसस का डेटा है, कि इस जगह पर पॉलिटिक्स में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए हमने इनको रिजर्व किया है। रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसलिए रिजर्व किया है। ठीक है, हमारे साथ फखरुल हसन जी भी जो है वो जुड़ गए हैं। फखरुल जी, आपके पास आते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, जिस तरह से ये पूरे मामले पर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने का फिलहाल रोक लगा दी गई है, और कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है उसका पूरी तरह से पालन नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी का इस पर रुख क्या है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फखरुल जी, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें पहले से ऑर्डर है रिजर्वेशन को लेकर, तो उस प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरा करके ही इसको आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ नियमों को और कानूनों को दरकिनार करके इस तरीके का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसलिए इससे पहले भी हमने देखा था कि बिहार में भी इस तरीके से जब चुनाव होने वाला था, उससे पहले निकाय चुनाव से पहले इस तरीके रोक लगी थी, क्योंकि जो ओबीसी का रिजर्वेशन था, जो उसकी गाइडलाइन है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको फुलफिल नहीं किया गया था। तो इस आज उत्तर प्रदेश में भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके कहीं ना कहीं उसको अनदेखी की गई, इसलिए माननीय हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार को कोर्ट में जवाब देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, या समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हों, या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हों, कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से रिजर्वेशन किया गया है, जिस तरीके से आरक्षण किया गया है, उस पर कहीं ना कहीं आपत्तियां हैं, और बिना आपत्तियों के निस्तारण के सरकार ने जल्दबाजी में इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। बिल्कुल, और कहा कोर्ट में भी इस तरह की बहस हुई थी, कहा जा रहा था कि आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में फिलहाल जो है कोर्ट ने रोक लगा दी है, अधिसूचना जो है वो जारी नहीं हो सकती है। आलोक जी, सबसे ज़्यादा आपने देखा कि प्रदीप जी ने भी आरोप लगाया है कि आपने गुजरात हो या हिमाचल प्रदेश हो या फिर दिल्ली का जो चुनाव हो उसका इंतज़ार किया, कहीं ना कहीं ये जो पूरा चुनाव है ये भी लेट हो रहा है, और ये जो लिस्ट जारी की गई है आरक्षण को लेकर, ये भी जल्दबाजी में कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो अधूरी है निकाय चुनाव की अगर बात की जाए। आलोक जी,
देखिए, बातें हैं, बातों का क्या। जो विरोधी दल बैठे हैं, दूसरे लोग हैं, उनका अपना सोचने का नज़रिया हो सकता है जी। इस पर टिप्पणी करूं मैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उचित ये नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो संस्थाएं हैं हिंदुस्तान में, उनके ऊपर भरोसा आपको रखना चाहिए। मुझे तो याद आ रहा है जब उपचुनाव हो रहा था खतौली में, रामपुर में और मैनपुरी में, तब भी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी इसी तरीके की बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि प्रशासन जो है एक तरफा चुनाव करा रहा है, प्रशासन का झुकाव किसी एक तरफ है। तो मुझे लगता है कि नतीजा जब आया, अगर प्रशासन हमारी तरफ होता तो हम सब सीटें जीत लेते। तो मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग है, जो प्रशासनिक सिस्टम है, उस पर आपको भरोसा करना चाहिए। अदालत ने कुछ बात उठाई है, उसको कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। मुझे लगता है कि सरकार अपनी बात लेकर के जाएगी और जिस तरीके की चीज़ें होंगी, जो चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होगी, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समय में वो होगा। देखिए, यही अंतर है। दूसरे दलों की जो सरकारें चलती थी, वो अपने तरीके से सिस्टम को चलाती थी। पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान ने देख लिया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समय में संस्थाएं अपने अपने तरीके से काम करती, स्वतंत्र तौर पे काम करती हैं। आप उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण रख लीजिए। उत्तर प्रदेश में आज चाहे नौकरशाही हो, चाहे वर्दी हो, चाहे विधायिका हो, और जो दूसरे तत्व हैं, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने तरीके स्वतंत्र तरीके से काम कर रहे हैं। एक दूसरे का असर जरूर रहता है, लेकिन दबाव किसी के ऊपर, अन्यथा दबाव किसी के ऊपर नहीं डाला जाता। तो मुझे लगता है कि देखने का नजरिया जरा बदलना चाहिए। लोकतंत्र में हम चुनाव में जा रहे हैं, हारेंगे जीतेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को समझाने की जरूरत होती है, बताने की जरूरत होती है, और अपनी आइडियोलॉजी या फिर जो काम आप कर रहे हैं या जो काम आप करना चाहते हैं, वो जनता के बीच आपको ले जाना होता है। और जनता अगर भरोसा करती है तो आपको चुनती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश एक लंबे अरसे से खड़ा है। 2014 का इलेक्शन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 2017 में इलेक्शन हुआ था, उस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथी साथ साथ थे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 2019 में लोकसभा का चुनाव था, उस समय समाजवादी पार्टी बसपा के साथ खड़ी थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अभी 2022 का चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती। तो गुरु जी देखिए, कहने का मतलब यह है कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ भी आपने गठबंधन किया, बहुजन समाज पार्टी के साथ भी आपने गठबंधन किया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को आप हरा नहीं पाए। और अब जो है निकाय चुनाव का चूंकि वक्त आ गया है, तो काम को लेकर कहा जा रहा है कि अपना काम जो इन्होंने किया है उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे, और उसके बाद जनता का जो आदेश होगा, जो जनादेश होगा, वो सामने आ जाएगा। देखिए, हम तो चाहते हैं कि ये अपने काम गिनाएं और बताएं कि उत्तर प्रदेश में 5.5 साल से ज्यादा की सरकार हो गई है, उनमें क्या काम किया। 2017 में जब सरकार बनी थी, तो हमें याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि 100 दिन में उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। और फिर पता चलता दूसरी सरकार बनती है, फिर वही संकल्प दोहराया जाता है कि हम 15 नवंबर तक ही गड्ढा मुक्त कर देंगे। फिर 15 नवंबर करीब आ जाता है, कहते नहीं 15 दिन और बढ़ा देते हैं, 30 नवंबर तो 5 साल में गड्ढे हो जाते हैं ना सड़कों पर, गाड़ियां चलते चलते 5 साल में सड़कों पर। हम तो आपको एक ऐसी सड़क दिखा सकते हैं। मैं तो आपकी डिबेट पे मैंने आपके ही चैनल पे एक पूरा 1 घंटे का शो देखा था कि उत्तर प्रदेश में आपने पूरे प्रदेश के गड्ढों को दिखाया था कि कैसे उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है 15 या 20 नवंबर के आसपास का आपका शो था। मैं देख रहा था कि कैसे आपने पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाई थी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सड़क कहाँ बनाती है। ये तो पैसे लगाने वाली सरकार है। और ये कह रहे हैं कि ये सारी जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, सबके कार्य क्षेत्र अलग अलग बटे हुए, संविधान में बांटे हुए हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पे अतिक्रमण कर रखा है, वो कैसे हटेगा। आप तो बगैर किसी को नोटिस दिए उसका घर गिरा देते। अभी हमने देखा कि बाराबंकी का एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमसे टिकट लेने आओगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तो जो विपक्ष के लोग हैं उनके घर तो बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अगर हमारे पास से और हमने टिकट नहीं दिया, फिर तुम भी चले गए, विरोध किया तुमने, तो बुलडोजर तो तुम्हारे घर पे भी चलेगा। तो ये कैसी सरकार है। ये तो विधायक इनके वो कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं। लखीमपुर खीरी के एक और उदाहरण मैं आपको बता दूं, एक विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के, वो अपनी एक्टिवा से मंदिर पहुंचते हैं और एक फूल वाला जो फूल बेच रहा होता है उसके गाड़ी सामने खड़े करते, वो मना करता है, विधायक जी गाड़ी वापस लेके जाते हैं और कुछ देर बाद बुलडोजर लेके आ जाते हैं कि नगर पालिका आई है, यहाँ अतिक्रमण साफ कर रही है।
तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है, और जब ये कहते हैं कि जो जांच एजेंसियां या दूसरी स्वतंत्र एजेंसियां सब स्वतंत्र हैं, तो इसी तरीके स्वतंत्र हैं जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी बताती है। कार्यपालिका न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण करे बैठे हुए, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें डिबेट में आके करते हैं। आलोक जी जवाब दीजिए। अरे अब किसी को कुछ देखना ही नहीं है तो उनको दिखाई नहीं पड़ेगा ना। दिखा ऊंट दीजिए, अगर देखना चाहते बालू हैं में आप। अपना सर छुपा ले तो परिवर्तन क्या आया, तब्दीली क्या आई, आंधी कहां चल रही है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे आंधी आप 2022 में देख लीजिए ना साहब, बहुत दिन दूर थोड़ा ना हुआ है। विधानसभा का इलेक्शन था, हर बात पर हमने जवाब दिया। आपकी हर जितनी बातें आपने कही हैं उस समय भी हम कह रहे थे, आप भी कह रहे थे। सड़कों में क्या परिवर्तन आया है पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आपके समय में क्या होता था, अब एक छोटा सा उदाहरण रख लीजिए। बुंदेलखंड का जो खनन होता था, आपके यहाँ एक मंत्री जी मंत्री निवास में बैठ के कराते थे। किस तरीके से भ्रष्टाचार था आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आज बुंदेलखंड को हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया है, वहां के लोग लखनऊ भी आ सकते हैं और दिल्ली भी जा सकते हैं। दिल्ली और लखनऊ के लोग आज बुंदेलखंड भी जा सकते हैं। ये परिवर्तन हमने किया है ना साहब। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने दिया है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने दिया है। आपके समय में क्या होता था? आपके समय में कहीं कोई मुख्तार अंसारी वहां पर था। मुख्तार अंसारी क्या करता था? वसूली करता था कि नहीं करता था? आप जानते हैं इस बात को कि नहीं जानते हैं? तो आपके समय में अपराध का राज था, आपके समय में भ्रष्टाचार का राज था। मंत्री निवास में बैठ के लोग भ्रष्टाचार करते थे, और केवल भ्रष्टाचार नहीं करते थे, दुराचार भी करते थे। आज वो मंत्री जेल में है, 5 साल से जेल में है। किस बात के लिए जेल में है साहब? क्या क्या खासियत थे? और दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है ना साहब कि आप बार बार हारने के बावजूद भी सुधरने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से आपके इस चेहरे को जानते हैं। 2022 में इलेक्शन था, मैं तो दंग रह गया कि अखिलेश यादव जी ने मुख्तार अंसारी के भाई को अपने सामने पार्टी कार्यालय में पार्टी में शामिल कराया। साहब क्या संदेश देना चाहते हैं? 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश बदल गया है। काम चाहता है, काम देखता है, परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन देखता है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी सियासत अभी वहीं अटकी हुई है, यम और वाई पर। बसपा की सियासत कहां अटकी हुई है? मैं वहीं से शुरू करूंगा, आपके बुंदेलखंड से शुरू करूंगा। आपका जवाब बुंदेलखंड से दूंगा। सबका विकास, बुंदेलखंड से सबका शुरू प्रयास। करूंगा। उत्तर प्रदेश में जो पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश उसी के साथ खड़ा है। ठीक है, बुंदेलखंड से ही शुरू करते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात की आपने, वही ना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसमें पूरी की पूरी कार चली गई थी भ्रष्टाचार में। पूरी की पूरी सड़क के अंदर पूरी कार चली गई थी। वो भ्रष्टाचार तो सबने देखा है, वो भ्रष्टाचार तो सबने देखा। आपने कहा भ्रष्टाचार होता था मंत्री आवास में बैठ के, तो पीडब्ल्यूडी में आपके विभाग में भी क्या हुआ ये सबने देखा है। लगता है आपने आंखें अपनी भारतीय जनता पार्टी का चश्मा चढ़ा रखा है, तो आपको नहीं देखना है। आपने कहा कि बलात्कार दुराचार की बात की। पूर्व गृह राज्य मंत्री है, उनका मुकदमा आपने वापस लिया है साहब, आपकी सरकार ने वापस लिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता। आप बात करते हो बलात्कारियों दुराचारियों की, आपकी सरकार में थानों में बलात्कार हो रहे हैं, आपकी सरकार में थानों में बलात्कार हो रहे हैं, आपकी सरकार में लखनऊ में बलात्कार होता उसका मुकदमा नहीं लिया जाता। आप बात कर रहे हो, अपराध की बात कर रहे हो। लखनऊ में हत्या हो जाती है, कैसे हत्या होती है, कौन हत्या कराता है? अरे अपराध की बात तो पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है साहब। बात आप कीजिए, आपकी जो तस्वीर है, आपके समय की जो तस्वीर है, उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 के बीच मुख्यमंत्री बने, लोगों ने उनके ऊपर भरोसा इसलिए किया था क्योंकि एक नया चेहरा था। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं देखिए 2012 से 17 के बीच में 5 सालों में फकरुल जी देखिए तमाम आरोप लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक कर कहती हुई नजर आती है कि हम देखिए कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो है वो चुनाव में उतरेंगे। और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट जो है वो नजर आते हैं। दिलीप जी, अगर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सीना ठोक कर कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए कानून व्यवस्था हमारे यहाँ, ये माफियाओं पर बुलडोजर जो है वो चल गया है, माफियाओं की संपत्ति जो है वो कुर्क किया गया है। लगातार जो एक मैसेज जो है जनता के बीच जो है देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जाती है, ये मुद्दा
कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है, इस पर भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आती है। दिलीप जी, ये सवाल अगर आप अपोजिशन से पूछते तो ज़्यादा बेहतर रहता। मैं तो एज ए न्यूट्रल पर्सन, अगर देखिए कानून का राज स्थापित होता है, ये सबसे अच्छी बात होती है। सरकार की प्राथमिकता होती ही है कि प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को सुरक्षा दे। और अगर जो बुलडोजर चलने की प्रक्रिया है, ये बात मैंने पहले भी कही थी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ जी, कि राज कानून का स्थापित होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। अगर आज बुलडोजर की बात करी जाती तो बुलडोजर बाबा जी के नाम से जाना जाता है कि योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, कोई ये नहीं कहता कानून का बुलडोजर चल रहा है। अगर कानून का बुलडोजर चल रहा होगा तो योगी जी रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, ये बुलडोजर हमेशा चलता रहेगा। अगर योगी जी का बुलडोजर चल रहा होगा तो जिस साल में योगी जी कुर्सी से उतरेंगे तो है ही, जिस साल उतरेंगे उस साल वो बुलडोजर चलना बंद हो जाएगा। कानून देखिए एक प्रक्रिया है। सरकार किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं है। वो व्यक्ति उस कुर्सी पे बैठ करके सरकार के कार्यों का संचालन करता है, और वो संचालन को करने के लिए भारतीय संविधान की व्यवस्था है। उस संविधान के अंतर्गत दुनिया भर के कानून बनाए गए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के अलग अलग कानून बनाए गए हैं। अगर प्रक्रिया उन कानूनों के अंतर्गत चल रही है तो कुर्सी पर कोई भी व्यक्ति बैठा है, वो प्रक्रिया अपने हिसाब से चलती रहेगी। और अगर कानून का राज स्थापित हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे इस बात में 100% सच्चाई तो नहीं नजर आती है। और वो 100% सच्चाई ना होने का कारण यह है कि कानून में अपराध को रोकना जो है वो किसी सरकार के लिए नामुमकिन है। अपराध अगर रुकता होता तो आप जमाने उठा करके देख लीजिए, सदियां उठा करके देख लीजिए, सरकार अपराध जो है वो हमेशा होता रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि संगठित अपराध पर भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगाया है। लेकिन जिस तरीके से महिमा मंडन किया जाता है बुलडोजर को लेकर के या अन्य चीज़ों को लेकर के, वो महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। कानून कोई महिमा मंडन करने की चीज़ नहीं है। बुलडोजर अगर चल रहा है, उस कभी कभी कानून की अधिकता या दुरुपयोग अगर हो रहा है, मतलब अगर आप बहुत चीज़ों को दरकिनार करके उसका सदुपयोग कर रहे हैं तो वो भी गलती की तरफ लेकर के चला जाता है। जैसे अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया सपा के प्रवक्ता ने कि वो विधायक जी गए, स्कूटर नहीं खड़ा करने दिया गया और तुरंत वो बुलडोजर लेकर के आ गए कि नगर निगम की सफाई हो रही है। तो ये जो एब्सोल्यूट पावर है या जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है कि जब जैसा चाहेंगे एग्जीक्यूट कर देंगे, ये कानून का पालन नहीं कहलाता है, ये कानून का मिसयूज कहलाता है। कोई भी जो कानून है, जितने भी कानून आप उठा करके देख लिए, हर कानून में एग्जीक्यूट करने की एक प्रक्रिया दी है, एक समय सीमा दी है। अगर आप उस समय सीमा, उस प्रक्रिया के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो वाकई में आप कानून का राज स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने फायदे के लिए, अपने माइलेज के लिए उस कानून का दुरुपयोग, चीज़ों को दरकिनार करके कर रहे हैं, तो फिर ये कानून का पालन नहीं कहलाता है, ये कानून का मिसयूज कहलाता है। ठीक है। प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनाव में हमेशा उतरती है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो। कांग्रेस पार्टी के अपने ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव में इस बार उतरने वाली है कांग्रेस पार्टी? निकाय चुनाव की अगर बात की जाए, शहरों में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर, चाहे वो पानी की सप्लाई हो या फिर साफ सफाई की बात हो, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी जो है इस बार चुनाव में उठाने वाली है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर नगर निगम के, नगर निकाय के चुनाव लड़ रही है तो उसमें जो मुद्दे जनता के हित के लिए होते हैं वो कांग्रेस पार्टी लेकर के आती है। अब उसमें चाहे आप नगर निगम के क्षेत्रों में देख लीजिए, सड़कों को देख लीजिए, आप लखनऊ राजधानी में बैठे हुए हैं, राजधानी की सड़कों में देख लीजिए जा करके। जैसे अभी भाई हमारे बता रहे थे सपा के प्रवक्ता की पैचिंग का काम हो रहा है, सिर्फ पैचिंग, और वो भी सही से पैचिंग भी नहीं की जा रही है। जो सड़कें कुछ समय पूर्व तक की अच्छी दिखती थी, आज उन पर आप देख लीजिए चलना दूभर है। आप अगर कोई कमज़ोर हृदय वाला आदमी उस पर चला जाए, ऐसे ऐसे हैं गड्ढे कि पता चला उसको कहिए उसमें हार्ट अटैक की हो जाए, या किसी को अगर डिलीवरी होने वाली है तो कहिए वो ऐसे है कि वो डिलीवरी ही वहाँ पे रास्ते में हो जाए। इतने भयानक भयानक गड्ढे में इस लखनऊ राजधानी में बैठ करके मैंने देखा हुआ है। बात करें अगर आपने सीवर लाइन डाली, सीवर लाइन अभी डाले हुए कुछ ही समय हुआ है और बजाने लगे हैं सीवर। कोई आप देखेंगे पानी का, तो पानी की व्यवस्था भी उस तरीके से उत्तम नहीं है जिस तरीके से कुछ समय पूर्व तक की हमको प्राप्त होता था। बात कर रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि हम मुद्दों को लेकर के जाएंगे जो हमने काम किया है। आप काम करते हैं, नगर निगम के चुनाव में भी आप केंद्र के मुद्दे लेकर के आ जाएंगे। आपका तो नगर निगम का भी चुनाव होगा तो उसमें भी आपके पोस्टर पे मोदी जी ही नजर आएंगे, क्योंकि नगर निगम में भी आप चाहें तो मेयर के लिए उन्हीं को लड़ा दें। मगर
मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे आप लेकर के इसलिए नहीं आ लेकिन सकते प्रदीप कि जी जब आप बात इसमें कर इसमें रहे थे- गलत क्या है? देखिए, जो सर्वोच्च नेता होता है ना पार्टी का, उसके नाम पर तो चुनाव लड़ा जाता है। राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है क्या? नहीं, हम मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ते हैं। राहुल गांधी जी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम जो जनता के हित के मुद्दे होते हैं उनको लेकर के चलते हैं, मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़ते हैं। इनका तो कहना ये होता है कि हम काम कोई नहीं करेंगे, सिर्फ मोदी जी का नाम ले लेंगे बस, और ज्यादा कुछ होगा तो फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी तो सिर्फ 80-20 की बात करने के लिए है ही हैं। वो इनका पेट मुद्दा है, उसी को लेकर के आ जाते हैं। आप मुद्दों को लेकर के आइए। रोजगार देने की बात कही थी, जब वही बेरोजगार आपसे रोजगार मांगते हैं तो आप उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। आप महंगाई का लेकर के आइए कि आप 400 के सिलेंडर को 1000 पहुंचा दिए, फिर से 400 जो उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपने सिलेंडर दिया था, क्या महिलाएं उस सिलेंडर को भरा करके रोटी सेक पा रही हैं? उनको फिर से मजबूर होना पड़ा है चूल्हे पे लकड़ी में रोटी सेकने के लिए। आप हर एक मुद्दे पे जो बात कर रहे थे अभी, कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के नेता जो रहे वो बलात्कारी रहे। अरे भाई, अपने यहाँ भी, अपने गिरेबान में भी तो झांक के देख लीजिए। उन्नाव में एक लड़की के साथ में रेप किया जाता है, उसके परिवार को मार दिया जाता है। तो आपको पहले खुद में झांकने की जरूरत है। आप बात करते हैं कि प्रशासन हमारा चुस्त दुरुस्त है, बहुत अच्छा शासन है। अभी जो बैठे हुए दिलीप जी, उन्होंने भी कहा कि नहीं, राज शासन बहुत सत्ता अच्छी चल रही। भाई, गोरखपुर में आपने देखा होगा, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी जाकर के व्यापारियों की हत्या कर देता है। इसी लखनऊ में सरेआम पुलिस ने हत्या करी है। आप ये भूल जाते हैं कि जिसको जिम्मेदारी दी गई है शासन चलाने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था, वही जब इस तरीके की हरकतें करेगा और उसके ऊपर क्या काम होगा? प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में चले जाइए, 13 वर्ष की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो आप देखिए बात क्या करते हैं, आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। आप कहते कुछ हैं, कहते थे कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। आपके आने के बाद से लगातार आप पिछले बार का चुनाव देख लीजिए, जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लखीमपुर में किस तरीके से चीरहरण किया जाता महिलाओं का। विपक्षी दल अगर कानून व्यवस्था इतनी खराब है तो इसको मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? विपक्षी दल देखिए मुखर होकर इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं कि देखिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसका मुखर होकर विरोध क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, हम लोग जनता में एक मैसेज जाना चाहिए ना कि देखिए विपक्षी पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं गलत का विरोध कर रही हैं, लेकिन विपक्षी कांग्रेस पार्टी तो कहीं नजर नहीं आ रही है। आप देखिए, कल से ही भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी का कहीं नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही है। आप भूल जाते हैं कि जब इसी उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड होता है तो प्रियंका जी रात में सड़कों पर निकल पड़ती हैं। आप भूल जाते हैं कि जब बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, जब रोजगार मांगने के लिए आते हैं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरती है। ओबीसी आरक्षण जिनका चोरी कर लिया गया 69,000 वैकेंसी में, उनके ऊपर जब वो अपना धरना प्रदर्शन इको गार्डन में कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी वहां खड़ी नजर आती है। अब ये जरूरी नहीं होता कि हर मुद्दे पे राहुल गांधी जी आकर के उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। हाँ, वो जहां जहां पे मुद्दे होते हैं वहां पे वो जरूर उपस्थित होते हैं। इस समय राहुल गांधी, जैसे आपने जिक्र किया भारत जोड़ो यात्रा, इस भारत जोड़ो यात्रा की बहुत ज्यादा जरूरत थी वर्तमान परिस्थिति में, इसलिए राहुल गांधी जी उसको लेकर के निकले हैं। उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, राहुल गांधी जी निकले हैं और उसका लंबे समय में आपको दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण जिस तरीके से आप देख रहे होंगे भारत टूट रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, कैसे किस तरीके से इसी भारत देश में बलात्कारियों को जब छूटते हैं तो उनको माल्यार्पण किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। तोड़ा जा रहा है आलोक जी, कई आरोप जो है आपने सुना कि कई आरोप जो है आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं और खासकर ये कहा जा रहा है कि आप निकाय चुनाव में भी उतरेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर पर, उनके चेहरे पर जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। मुद्दे नहीं है आपके पास? नहीं, मैं सुन रहा था, हमारे साथी कांग्रेस के जो बोल रहे थे, मैं बहुत गौर से सुन रहा था जी। मैंने कब कहा कि लालच की वजह से जो अपराध होता है उसे पूरी तरीके से हमने काबू कर लिया है? मैंने कब कहा कि ईर्ष्या की वजह से जो अपराध होता है, जो क्राइम होता है, जो गुनाह होता है, उसे हमने खत्म कर दिया है? हमने कब कहा कि उत्तेजना की वजह से जब अपराध हो जाता है तो उस पर हमने पूरी तरीके से काबू पा लिया है? लेकिन सत्ता के संरक्षण में संगठन बना करके जो अपराध होता था उसे हमने काबू पाया है। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी हुआ करते थे, क्या करते थे? पूरे पूर्वांचल के जितने असामाजिक तत्व थे उनका संरक्षण उनको मिलता था। और मुख्तार अंसारी को संरक्षण किसका मिलता था? समाजवादी पार्टी की सरकार का। नहीं, अतीक अहमद को संरक्षण किसका मिलता था? समाजवादी पार्टी की सरकार का। उनका क्या फायदा होता था ये अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने इस पर काबू पाया है। आज उत्तर प्रदेश में और कौन है? उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी, कोई भी गुनहगार ये जानता है कि अगर उसने गुनाह किया तो उस पर
कार्रवाई होगी। जैसी घटनाएं हुई, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? घटनाएं हुई, मुजफ्फरनगर और में दंगा किस लिए भड़का? इसलिए भड़का क्योंकि जो अपराधी था उसे सत्ता के शिखर पे जो लोग बैठे थे उन्होंने थाने में फोन किया, उसे छुड़वा दिया। आज उत्तर प्रदेश में ये नहीं हो सकता। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, यहाँ तक कि हमारे संगठन का भी कोई व्यक्ति हो, अगर वो अपराध में संलिप्त है तो उसको सजा मिलेगी। वो अच्छी तरीके से जनता ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश में लेकर के आए। फखरुल जी, उनको आप सुन कह रहे रहे हैं, हैं सड़कों फिर की मैं बात आपको कर रहे रोका हैं। दूंगा। सड़कों में कोई भी सरकार कभी ऐसा हुआ है क्या? प्रदेश में इसीलिए निवेश नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा करती है। कभी ऐसा हुआ है क्या? किसी सरकार ने चुनाव रोक के कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में लेकिन देखिए आप एक से एक मंत्री, फखरुल जी देखिए ना, एक से एक मंत्री अब विदेश दौरे पर जा रहे हैं। आप देखिए डिप्टी सीएम जो है वो विदेश दौरे पर है। इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है और इन्वेस्टर लाया जाए, इसको लेकर प्रयास जो है वो सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से देख रहे मैं हैं। तो पूछना चाहता हूँ क्या कितना निवेश आया उत्तर प्रदेश में? ये विदेशी दौरे जो जनता के पैसे से, गरीबों के पैसे से विदेशी दौरे पे हैं, मंत्री इनसे क्या तस्वीर बदलने जा रही है? जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं होगी, जब हमें लगेगा लखनऊ की राजधानी में एक बेटी के साथ बलात्कार होगा और वो एक थाने से दूसरे थाने चक्कर काटेगी, उसका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। आप और हमारे प्रयास के बाद मुकदमा लिखा जाएगा। जब लखीमपुर खीरी में घटना होगी और उसके बाद कार्रवाई नहीं करेगी सरकार, उनके घरों पर नोटिस चिपकाएगी जिसने इतना जघन्य अपराध किया हो, और माननीय हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या इसमें निवेश आएगा? जब एक आईपीएस एक व्यापारी को रंगदारी के लिए धमकाएगा और व्यापारी लगता है लेगा मुझे लगता है वो आईपीएस पहले उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर थी, हमारे साथी जरा उसको गौर से देखेंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे। नहीं, आप गौर से देखिए, आपका भाजपा का चश्मा है, मेरा भाजपा का चश्मा नहीं। मेरी आलोक जी इनका देखिए, इनका ये सवाल था कि आप अगर माफियाओं की बात की जाए, आप माफियाओं की अगर बात की जाए तो सिर्फ दो ही नाम आपको याद आते हैं, दूसरे के बाद तीसरा नाम ही आपको याद नहीं आता है। क्या सिर्फ यही दो माफिया है उत्तर प्रदेश में? क्यों साहब? अरे आलोक जी भाई, पूरा उत्तर प्रदेश 2017 से पहले माफियाओं, अपराधियों और इस तरीके के राजनेता जो पैसा कमाना चाहते थे राजनीति से, उनके कब्जे में था। आपको नहीं पता क्या पूरे पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी था, अवध के क्षेत्र में अतीक अहमद था, गायत्री प्रजापति क्या थे आप अच्छी तरीके से जानते हैं। विकास दुबे क्या था, कानपुर के आसपास के इलाके में किस तरीके से उसका राज चलता था, डंडा चलता था, आपको नहीं पता है क्या? नोएडा के इलाके में एक दूसरे चाचा थे, रामपुर के इलाके में चचा थे, मथुरा के इलाके में एक दूसरे चाचा थे। क्या करते थे ये सब? क्या करते थे ये सब? तीसरा नाम तो लीजिए भैया। हमारे साथी को नहीं पता क्या पूरे उत्तर प्रदेश को आपने गढ़ों में तब्दील कर दिया था, जहाँ कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई माफिया अपराध के दम पे, दहशत के दम पे, राजनीति के जरिए जो उसे पावर मिलती थी उसके दम पे वसूली करता था। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर उत्तर प्रदेश के लोगों ने अच्छी तरीके से देखी है। 19/2017 के बाद उत्तर प्रदेश बदला है। आज वो माफिया कहाँ है? जमीन पर कब्जा करने वाले लोग कहाँ हैं? जरा मुझे बताइए ना, बताइए मुझे कौन सा अपराधी है जो जमीन पे कब्जा करता है? कौन सा अपराधी है जो बेखौफ होकर के अपराध करता है? मैं तो देखता था समाजवादी पार्टी के शासन में, आपकी सरकार में तो बड़ी कोई कुंभ से जाता था और रास्ते में कोई संत जो है गोलियों से भून दिया जाता था। बनारस में किसी का मर्डर कर दिया जाता था चारों तरफ से घेर के। कल्पना राय की बात भूल गए क्या? ठीक है, अरे तीसरा नाम मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लोगों ने वो दौर देखा है और अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रहा है, कौन उत्तर प्रदेश की हकीकत बदल रहा है। हिम्मत लीजिए, थोड़ी हिम्मत कीजिए, तीसरा नाम लीजिए। ठीक है फखरुल जी, आलोक जी, मैं दिलीप जी आपके पास आता हूं। देखिए आरक्षण की अगर बात की जाए, ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा यह जा रहा था कि ये पूरा जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं हुआ है। ट्रिपल टेस्ट की एक बात आई थी दिलीप जी, मैं चाहता हूं कि ये तकनीकी पक्ष जो है वो ट्रिपल टेस्ट को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंस गया कि उससे पहले वो प्रक्रिया का जो है वो पालन नहीं किया गया, ट्रिपल टेस्ट नहीं करवाया गया। ये क्या है ट्रिपल टेस्ट, दर्शकों को बताएं और ताकि समझ में आ जाए कि आखिर ये ट्रिपल टेस्ट को लेकर किस तरह से मामला जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। ट्रिपल टेस्ट जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित किया गया। 3 अलग अलग स्टेजेस बताए गए हैं, 3 नियम बताए गए हैं। ये पिछले साल का ही केस है। महाराष्ट्र में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 गाइडलाइंस स्थापित करी जिसकी वजह से तय किया जाएगा कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो कानून के दायरे में है या नहीं है। क्योंकि इसको लेकर के कोई स्पेसिफिक कानून नहीं बना है, इसलिए जहां पर स्पेसिफिक कानून नहीं होता है वहां पर कोर्ट को गाइडलाइंस स्थापित करनी पड़ती है। तो वो ट्रिपल टेस्ट में पहली गाइडलाइन तो ये है कि स्टेट के पास एक डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए जो ओबीसी का लोकल बॉडीज
चीज में बैकवर्डनेस का परीक्षण करेगा कि ये वहां पर पिछड़े हुए हैं। जी। दूसरा ये है कि जो उस कमीशन का डेटा होगा, उस कमीशन के डेटा के बेस पर सरकार उस कोटे का साइज तय करेगी। और तीसरा टेस्ट ये है कि कुल मिलाकर के SC, ST और OBC ये तीनों रिजर्वेशन मिलाकर के 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों पैरामीटर किसी सरकार के द्वारा पूरी तरीके से पालन किया गया है तो OBC रिजर्वेशन को सही माना जाएगा, और अगर ये नहीं है तो फिर इस पर जो कोर्ट है वो वायलेशन के हिसाब से निर्णय करेगी कि जो रिजर्वेशन घोषित किए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। यही प्रक्रिया आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिलेगी। तो दिलीप जी, क्या ये ट्रिपल टेस्ट को आधार बनाया जाएगा कि अगर ये ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है इसको फॉलो किया गया या नहीं किया गया OBC आरक्षण को लागू करने के लिए, जो निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो? आधार नहीं बनाया जाएगा, ये मैंडेट है जी। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जब कोई गाइडलाइंस आती हैं, पहले तो जहां कोई कानून नहीं होता वहां सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस तय करता है कि ये चीजें इस तरीके से निर्धारित करी जाएंगी जी। अगर कोई कानून है, इवन दो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो एक प्रक्रिया निर्धारित करे कि इस कानून का पालन किस तरीके से किया जाएगा। तो जो OBC रिजर्वेशंस की व्यवस्था भारतीय संविधान में करी गई है, लेकिन उसको कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं दी गई है, और स्टेट्स को पावर दे दी गई कि स्टेट अपने अपने हिसाब से, क्योंकि OBC की जो जनसंख्या है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, तो उन्होंने स्टेट को ये पावर दी कि आप अपना जो OBC रिजर्वेशन निर्धारित करेंगे वो अपने हिसाब से कर लेंगे, उसके लिए दिशा निर्देश आप तय करेंगे, लेकिन इन 3 मानकों का आपको पालन करना होगा। पहला जो मैंने बताया कि एक डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए, दूसरा उस डेटा के बिहाफ पर आप कितना कोटा दे रहे हैं ये आपको निर्धारित करना होगा, और वो कोटा किसी भी हालत में SC, ST और OBC मिलाकर के 50% से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है आलोक जी, देखिए लगातार कई सवाल उठ रहे हैं, और मैं ये देख रहा था कि कल भी जब मैं बात कर रहा था तो इस तरह के कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आरक्षण कहीं ना कहीं जल्दबाजी में और जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं मामला जो है फंस गया है, क्योंकि अगर सब कुछ साफ होता तो फिर हाईकोर्ट जो है इस पर कहीं ना कहीं रोक नहीं लगाता। लेकिन तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। कल मैं देख रहा था कि एक जगह पर कहा जा रहा है कि देखिए इस वर्ग का जो जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वोटिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर सीट जो है वो खास वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। तो कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर एक जो माहौल है, जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। आरोप जी, देखिए, आरक्षण पे सवाल खड़ा किया है अदालत ने। मुझे लगता है सरकार अपनी बात रखेगी, राज्य चुनाव आयोग अपनी बात रखेगा, और जो फैसला होगा वो सबके लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे वो फैसला हमारे लिए भी होगा और वो फैसला दूसरे दलों के लिए भी होगा। तो मुझे लगता है इस पर बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी फैसला होगा वो कायदे के हिसाब से होगा, जो देश का कायदा है उसके हिसाब से होगा। सबसे बड़ी चीज होती है कि हम निकाय चुनाव में जा रहे हैं, किस मकसद से जा रहे हैं। हम निकाय चुनाव में हम जब जा रहे हैं तो हम ये इरादा लेकर के जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हमने काम किया है, जो परिवर्तन का जो भी कोशिश हमने की है वो हम जमीनी स्तर पे ले जा पाए हैं, और हमें किस तरीके से शक्ति और पावर की जरूरत है, यही उद्देश्य लेकर के हम लोगों के पास जा रहे हैं, जाएंगे। और निश्चित रूप से जैसे पिछले इलेक्शन में 2014 से लगातार कोई भी इलेक्शन उत्तर प्रदेश में रहा हो, भारतीय जनता पार्टी बुलंद जीत हासिल करती रही है। बहुत सारे अलग अलग बातों के बावजूद जो हमारे विरोधी दल हैं वो जिस तरीके से बरगलाने की कोशिश करते हैं, उन सारे जो अंधेरा वो फैलाने की कोशिश करते हैं, उसको दूर होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के लोग खड़े हैं। मुझे लगता है निकाय चुनाव में भी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। और जो बहुत सारे सवाल हमारे साथियों के हैं, मुझे लगता है, मैं तो सुन रहा था, मैं तो लगातार उसका जवाब देता हूँ, हर बार जवाब देता हूँ, लेकिन क्या है कि जब आप देखने को तैयार ना हो उत्तर प्रदेश किस तरीके से बदला है, किस तरीके से तब्दीली आई है, या अगर आप इसको देखने को तैयार नहीं है तो आप कुछ देख नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कांग्रेस का चश्मा या समाजवादी पार्टी का चश्मा या दल का चश्मा लगा करके, अगर व्यक्ति का चश्मा लगा करके आप बाहर जाएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश बदला बदला सा नजर आएगा। और ये बदला बदला सा उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश को दिख रहा है ना, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को दिख रहा है। हम लगातार जीत क्यों हासिल कर रहे हैं? कोई भी इलेक्शन हो, विधानसभा का हो, निकाय चुनाव हो, ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो, हम जीत रहे हैं, शानदार जीत हासिल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, देखिए आप निकाय चुनाव जो है आने वाला है, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे तो जनता तय करेगी। लेकिन दिलीप, मैं प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, तैयारियों में अगर किसी तरह की कोई कमी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर नहीं आ रही है। आप देखिए, वाराणसी जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन करते हैं, इससे पहले बरेली जाते हैं, और आज भी जो है वो मथुरा पहुंचे हुए थे। और कहा खबर ये आती है कि 822 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया,
तैयारियां जो है वो किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन आप चूंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं सम्मेलन करते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कल से शुरू हुई है। अखिलेश यादव की अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, आपने देखा उपचुनाव में उन्होंने किस तरह से तैयारी की, किस तरह से जी तोड़ मेहनत की और उसका परिणाम भी मिला। कांग्रेस पार्टी कहीं भी धरातल पर नजर नहीं आती। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की आप बात कर रहे थे कल से उत्तर प्रदेश में। देखिए, उसका एक पिछले कई महीनों से चल रही भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो यात्रा चल रही है और उसका राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये जरूर है, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर वो यात्रा एक अच्छे उद्देश्य को लेकर चालू की गई है तो लोग उससे जुड़ते हैं और जुड़ने का प्रभाव ये है कि हाँ, वोट के रूप में कभी कभी परिलक्षित हो भी जाता है। बात करें कि कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे, मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा। प्रदीप जी, कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक दल कोई भी काम बिना राजनीतिक उद्देश्य के नहीं करता है, और ये कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है ये विशुद्ध राजनीतिक यात्रा है। मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। मैं इस चीज को बिल्कुल भी स्वीकारने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये जो यात्रा स्टार्ट की गई है उसका उद्देश्य ही है कि जो वादे इस प्रदेश की जनता से, इस देश की जनता से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए थे, उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। पूरा नहीं किया जा रहा है। जब आप वो बच्चे आपसे मांगते हैं रोजगार दे दीजिए, तो रोजगार के नाम पे आप पकौड़े तलने की बात करते हैं। उसके बाद तेल को भी आप 60 रुपए वाले जो कड़वा तेल था उसको 200 रुपए तक पहुंचा देते हैं। तब भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ती है। भारत जोड़ो यात्रा तब करनी पड़ती है जब आपका एक होने वाला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का 80-20 की बात करता है, तब भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ती है। गुजरात में दरिंदगी महिला के साथ में की गई और वो छूट के आते हैं भारतीय जनता पार्टी के तो इन्हीं सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है ना राहुल गांधी की तरफ से। मैं बोल रहा हूं ना, भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या? भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य एक बहुत पवित्र उद्देश्य है कि किसी तरीके से जो समाज को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, देखिए उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हमको वोट लेना है। हम कोई जनसभाएं इस तरीके की नहीं कर रहे हैं कि हमको आप वोट दीजिए। हम अपने वादे ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम ये वादे किए दे रहे हैं, आपको पूरा करेंगे। उस जो भी राहुल गांधी जी की जनसभाएं हो रही हैं, आप उसमें ध्यान देंगे तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। ठीक है, उसका हाँ ये जरूर है कि लोग जुड़ रहे हैं और उसका फायदा जरूर होता है। उसका फायदा आपको हिमाचल प्रदेश में दिखा होगा। हिमाचल प्रदेश में उसका फायदा हमें हुआ है। मगर अगर आप कहेंगे कि धरातल पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, तो निश्चित ही हम काम कर रहे हैं। संगठन के रूप में हमारा संगठन मजबूत हो रहा है। हमने यहाँ प्रांतीय एक अध्यक्ष के साथ में प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त किए हुए हैं। प्रांतीय अध्यक्ष से लेकर के नीचे नगर निगम का पूरा तैयारी चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा ये अलग है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में कल से स्टार्ट किया गया। वो हमारे 75 जिलों में यात्रा चलेगी। फखरुल जी, उपचुनाव में देखिए शानदार जीत जो है वो समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में हासिल की है, कतौली में हासिल की है। गठबंधन ने आपने ये जो एक कहा जाए कि जो उत्साह है आपके कार्यकर्ताओं में, क्या ये बरकरार रहेगा? और आज देखिए, आज शिवपाल यादव भी हमें नजर आए लखनऊ में, अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। ये जो अब कार्यकर्ताओं में, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बना हुआ है, कायम रहेगा निकाय चुनावों तक? देखिए, बिल्कुल कायम रहेगा। समाजवादी पार्टी के लोगों ने सड़क से लेके सदन तक संघर्ष करने का काम किया है। हमने मैनपुरी जब चुनाव लड़ा तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग आपकी डिबेट में भी हम आते थे तो ये कहते थे कि अरे बसपा के साथ गठबंधन था तो 93,000 से नेताजी जीते थे, अब की तो किसी का कोई गढ़ नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की जनता ने बता दिया कि वो गढ़ भी समाजवादियों का है, वो नेताजी का गढ़ था, गढ़ रहेगा। और जो जीत हासिल हुई है वो इस बात को भी बता दिया है कि हम किसी गठबंधन के साथ नहीं, हम अकेले भी लड़ेंगे तो इतनी शानदार जीत को दर्ज करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र अभी बोल रहे थे निकाय चुनाव पे, मैं उनको बहुत खामोशी से सुन रहा था। उन्हीं ने उजाला की और रोशनी की भी बड़ी बात की। लखनऊ नगर निगम में स्ट्रीट लाइट करने में किस तरीके का घोटाला हुआ है, जिस एजेंसी को वो काम दिया गया था, उनको जो पेमेंट दिया गया था, वहां जो अंधेरा है उससे भी उस अंधेरे को भी मिटाने की जरूरत है। हम उस लिए काम करेंगे। अब जब हम लखनऊ की आप बात कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। किस तरीके से डेंगू फैला है और किस लिए फैला है? क्योंकि 5 साल से ज्यादा हो गया नाले और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने भी उठाया था। मैं उससे पहले आपके आलोक जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं एक बतौर राजनीतिक विश्लेषक दिलीप जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी लगातार आपने देखा कि अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, अलग अलग घोषणाएं हो रही हैं, तैयारी को लेकर किस तरह से ये तैयारी देखते हैं? न सिर्फ निकाय चुनाव बल्कि कहा जाए एक लोकसभा जो चुनाव होने वाला है 2024, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक तीर से 2 निशाने साधते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। इस देश की जो राजनीतिक प्रक्रिया है और जो भारतीय जनता पार्टी है, इनमें एक समानता है।
इस देश में सतत कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर चुनाव चला करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सतत तरीके से हर बार किसी ना किसी चुनाव की तैयारी में लगी रहती है, एक खत्म करती दूसरे की तैयारी में लग जाती है जी। और ये काम बाकी पार्टियां नहीं करती, ये कमी है बाकी पार्टियों में और ये प्लस पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी का कि वो हर दिन 24 घंटे चुनाव लड़ती है, हर स्टेज पे लड़ती है और छोटे से छोटे चुनाव को भी बहुत मजबूती के साथ लड़ती है। बड़े से बड़ा नेता नगर निगम के चुनाव में भी जाएगा, पंचायत के चुनाव में भी कन्वेंसिंग करने जाएगा और सारे स्टार कैंपेनर इनके लगा दी जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय तैयारी चल रही है वो नगर निगम चुनाव उद्देश्य है, जितना उद्देश्य है, लेकिन उनका जो निशाना है वो कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों को लेकर के है, क्योंकि वो मेन है। अगर नगर निकाय चुनाव, नगर निगम के चुनाव में कहीं इनको शिकस्त देखने को मिलेगी, जैसे मैनपुरी में मिली, खतौली में मिली, अगर ये शिकस्त इनको लखनऊ में देखने को मिल जाएगी तो इनके लिए 2024 का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। और यही बेस वोटर होता है, जितने नगर निगम के चुनाव होते हैं उन चुनाव में एलीड क्लास बहुत कम वोट करने जाता है, नीचे का तबका ज़्यादा वोट करने जाता है, जिनको वाकई में नाली की, पानी की, इन सभी चीज़ों की समस्याएं होती हैं। और दो शहर में हर किसी को होती हैं, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये तबका ज़्यादा नगर निगम के चुनाव में वोट करने जाता है और यही तबका असली वोटर होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी का। तो अगर आपने इनको यहाँ पर अपनी तरफ मोल्ड कर लिया तो जाहिर सी बात है कि 2024 में भी आप ही की तरफ आकर्षित रहे। ठीक है आलोक जी, बहुत कम वक्त है, मात्र आप देखिए स्ट्रीट लाइट को लेकर इन्होंने फखरुल जी ने जिस तरह से कहा कि स्ट्रीट लाइट को लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे आलोक जी? आलोक जी, अब उनको घोटाले के सिवा कुछ दिखता नहीं तो मैं क्या करूं उसमें। अरे मुझे लगता है कि अगर घोटाला हुआ है तो वो लोकल सिस्टम के पास जाएं और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसी भी जगह में, किसी भी राज्य में घोटाले के लिए कोई जगह नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का और बसपा का शासन नहीं है। यहाँ घोटाला सूंघने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ घोटाला सूंघने की जरूरत नहीं है, यहाँ घोटाला तब भी घोटाले के लिए कोई जगह नहीं है। आप सभी को रोकना चाहूंगा क्योंकि देखिए वक्त की बहुत कमी है। जानकारी नहीं, जानकारी करके बैठा कीजिए, जानकारी करके बैठा कीजिए, आपको जानकारी नहीं है। अगली बार आलोक जी आएंगे तो इनसे इस बात का जो है जवाब लेंगे। भ्रष्टाचार घोटाले की सारी जानकारी नहीं, जानकारी कर लीजिए। मैं जान सारे रहा हूं, मैं समझ भ्रष्टाचार, गया आपको सारे जानकारी घोटाले, नहीं। क्योंकि आपको आपको इसके अगर अलावा कुछ जानकारी दिखाई नहीं होती तो पड़ता। आप इसका जवाब उत्तर देते, प्रदेश मैं किस समझ गया तरीके आपको से बदल जानकारी गया है, नहीं। किस तरीके अरे से आपका तब्दील हो गया है लखनऊ नगर निगम योगी जी उसकी के जांच राज कर में। रहा है। कम से किसी कम भी आप भ्रष्टाचारी जानकारी के करके लिए, डिबेट किसी में भी बैठा अपराधी कीजिए। के लिए कोई आप जगह भारतीय नहीं जनता है। पार्टी के मुझे प्रवक्ता लगता है कि जरा आपको तस्वीर बदलिए जानकारी अपने होनी चेहरे चाहिए से। कि आपकी ठीक है, सरकार फखरुल में जी। आज बदल इतना गया है। भ्रष्टाचार हो रहा ठीक है, फखरुल जी। बदल गया है 2017 के ठीक है, बाद फखरुल जी। में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई आलोक जगह जी। नहीं है। और अगर ठीक है, खुदा न फखरुल जी, खास्ता आलोक जी, बहुत कहीं बहुत कोई शुक्रिया आप भ्रष्टाचारी सभी निकलता का। भी है तो जेल के पीछे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त की कमी है। फखरुल जी, आलोक जी, दिलीप जी और प्रदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुरुक्षेत्र में इतना ही, देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।